आज आ जाते हैं। आज हमें पहले तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो आपके सेकेंड यूनिट में है, वो है व्यू। ये व्यू एग्जाम में आता भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय व्यू, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ व्यू, व्हाई वी क्रिएट व्यूज। ठीक है, तो व्हाट इज अ व्यू? व्यू इज एन वर्चुअल टेबल, ठीक है, which does not exist in the database. A view is an virtual table in the database and the content of view is defined by the query. ठीक है, अब व्यू क्यों क्रिएट करते हैं पहले उससे समझने से पहले हम देखते हैं कि व्यू क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो व्यू क्रिएट कैसे करते हैं, व्यू के लिए हम यहाँ पे एक सिंटैक्स देखते हैं। सो सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ व्यू इज create or replace force oblique no force view name as query, और उसके बाद दो ऑप्शन दिया है, विद चेक ऑप्शन, विद रीड ओनली ऑप्शन। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं ये होता क्या है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट और रिप्लेस व्यू नेम एज क्वेरी में हम क्या करते हैं, कोई भी एक सेलेक्ट क्वेरी हम क्या करते हैं, लिखते हैं। उस सेलेक्ट क्वेरी का कंटेंट जो होता है वो व्यू में स्टोर रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब व्यू का यूज क्या है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास सपोज करते हैं कि एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल है, टेबल का नेम जो है वो है सपोज स्टूडेंट। ठीक है, इस स्टूडेंट टेबल में मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, 6 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसमें मेरे पास कुछ रोज सीएससी की हैं, कुछ रोज आईटी की हैं, कुछ रोज मैकेनिकल की है, कुछ रोज इलेक्ट्रॉनिक्स की है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सेस मैं क्या करूं, सीएससी के एक यूजर को दे दूं। मतलब सीएससी का कोई मैं एडमिन यूजर बना दूं और उसमें क्या करूं, सीएससी की सारी जो भी रोज आ रही हैं वो पर्टिकुलर डेटा उसको मैं क्या करूं, अलॉट कर दूं कि ये आपके स्टूडेंट हैं। सिमिलरली आईटी के स्टूडेंट्स को आईटी के एडमिन स्टॉक को दूं, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल को, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरी की पूरी टेबल का एक्सेस अगर मैं दे देता हूं उसको, ठीक है, तो मेरा डेटा जो है वो सिक्योर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं पूरी की पूरी टेबल एक्सेस करने दे रहा हूं तो हो सकता है कि वो अपना डेटा एक्सेस ना करके वो दूसरे का टेबल डेटा एक्सेस करने लग जाए, और जहां एक्सेस मिल गया तो वो मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, मतलब वो चाहे तो आईटी के रोज डिलीट करे, मैकेनिकल का रोज डिलीट करे। ठीक है, अगर मैंने सीएससी वाले को दिया, वो चाहे तो आईटी मैकेनिकल ईटीसी के रोज डिलीट भी कर सकता है, वो चाहे तो आईटी मैकेनिकल ईटीसी के रोज को अपडेट भी कर सकता है, वो चाहे तो इंसर्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे देना है ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कि वो अपने ही रोज को क्या करे, एक्सेस कर पाए, बाकी रोज को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं क्रिएट व्यू और व्यू नेम बनाता हूं एक स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएससी। सर स्पूल ऑन कर दीजिए। स्पूल ऑन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट व्यू नेम हम दे रहे हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएससी। एस और एस करके हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी डिफाइन कर रहे हैं। क्वेरी क्या डिफाइन कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच दैट इज इक्वल टू सीएससी। ठीक है, तो अभी इसके पास सफिशिएंट प्रिविलेजेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास ऐसा प्रिविलेज नहीं है कि ये व्यू क्रिएट कर पाए। तो जैसा हमने देखा था कि सिनोनिम सीक्वेंसेस के लिए भी उसको प्रिविलेजेस की नीड पड़ रही थी, तो हम इसको क्या करते हैं, प्रिविलेजेस ग्रांट करते हैं थ्रू डीबीए लॉगिन। तो एक हम डीबीए लॉगिन ओपन करते हैं सिस्टम, पासवर्ड मैंने दिया था BIT123। अब यहाँ पे मैं देता हूं ग्रांट क्रिएट एनी व्यू टू यूजर नेम इज स्टूडेंट। अब मैंने क्या कर दिया है, ग्रांट कर दिया है इसको। अब ये चाहे तो ये क्या कर सकता है, मेरी व्यूज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब उसने एक व्यू क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, तो यहाँ देखिए एक तो स्टूडेंट टेबल है मेरे पास। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट जो है ये टेबल है मेरे पास, और स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएससी जो है वो एक व्यू है। ठीक है, मतलब मैंने एक व्यू क्रिएट किया जिसका नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएससी। अब इस व्यू को व्यू कैसे करना है, मतलब इस व्यू को एक्सेस कैसे करना है,
तो वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएसई। तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ सीएसई की रोज को निकाल के दिखाएगा। ठीक है, अब ये व्यू होता क्या है, व्यू जो है, व्यू एक वर्चुअल टेबल है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक भी डेटा कंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, एक भी डेटा कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब इसमें जो डेटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, बेस टेबल से आ रहा है। बेस टेबल कौन सी है इसकी, वो टेबल मैंने यहाँ पे डिफाइन की है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और वेयर सम कंडीशन, कि वो सिलेक्टेड डेटा मैंने क्या किया, अपने व्यू में डाला है। ठीक है, तो अगर मैं जब भी लिख रहा हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएसई, ये क्या कर रहा है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा है। कौन सी क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच इक्वल्स टू सीएसई। मतलब डेटा कहां से आ रहा है, डेटा मेरा सीएसई से ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट में अगर मैं व्यू कर रहा हूं तो मुझे 6 रोज मिल रही हैं। इन 6 रोज में मैं क्या कर रहा हूं, एक रो को डिलीट कर देता हूं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर दैट इज इक्वल्स टू 1, कमिट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब अगर हम देखें हमारा जो डेटा है स्टूडेंट टेबल में, वो स्टूडेंट टेबल में डेटा क्या है, 5 रिकॉर्ड्स हो गए। अब अगर मैं व्यू को व्यू कर रहा हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएसई, तो ये भी क्या कर रहा है, इसमें से भी रोल नंबर 1 वाली एंट्री डिलीट हो गई। ठीक है, सो व्यूज आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड, मतलब व्यू के जो डेटा है ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अपडेट हो गया। अगर मैंने बेस टेबल में कोई डेटा डिलीट किया तो व्यू से भी डिलीट हो जाएगा। अगर हम बेस टेबल में कोई डेटा इंसर्ट किया तो व्यू में भी इंसर्ट हो जाएगा, अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन का अगर मैंने इंसर्ट किया है तो। दैट मीन्स अगर मैंने एक रो इंसर्ट की स्टूडेंट में जिसकी ब्रांच वैल्यू सीएसई है, तो वो यहाँ भी डिस्प्ले होगी। अगर मैं इस व्यू को व्यू करूंगा तो यहाँ पे भी वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस स्टूडेंट में अगर मैंने आईटी वाली रो इंसर्ट की तो इसमें वो डेटा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें सीएसई के रो ही हम डाल रहे हैं, ऐसा हमने पहले से व्यू में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, हमने पहले से डिफाइन कर दिया है कि इसमें जो डेटा आएंगे वो क्या आएंगे, ब्रांच इक्वल सीएसई वाली रो ही आएगी, बाकी रो में इंसर्ट नहीं कर सकता। किसमें, इस पर्टिकुलर व्यू में। क्लियर है। सो व्यू का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि हम जो बेस टेबल है, डेटा हम बेस टेबल में ही इंसर्ट कर रहे हैं, और व्यू से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, हमें एक्सेस जो मिला हुआ है, हमें एक्सेस सिर्फ उस व्यू का ही मिला हुआ है। मतलब ये जो पर्टिकुलर व्यू मैंने बना दिया, अब इस व्यू का एक्सेस मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी यूजर को ग्रांट कर सकता हूं। मैं ग्रांट कर सकता हूं ग्रांट ऑल ऑन स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएसई टू सीएसई अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। तो सीएसई डिपार्टमेंट नाम का एक तो यूजर होगा, तो उस यूजर को क्या होगा कि ये पर्टिकुलर व्यू का क्या होगा, एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर व्यू का एक्सेस मुझे मिल जाएगा। अभी मेरे पास सीएसई अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नाम का कोई यूजर ही नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर व्यू का मैंने क्या किया, एक्सेस ग्रांट किया, मतलब इस व्यू को आप व्यू कर सकते हो। बस आपको मैंने ये टेबल का एक्सेस तो दिया ही नहीं है, तो आप इस टेबल में आप कोई भी चीज ना तो इंसर्ट कर सकते हो, ना तो अपडेट कर सकते हो, ना तो आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से मैंने क्या किया, एक डेटा को सिक्योर कर दिया आपने। ठीक है, कि मेरा डेटा कहाँ स्टोर्ड है मैंने ये बताया ही नहीं। अगर मैंने डेटा कहाँ स्टोर्ड है बता दूंगा तो आप क्या कर देंगे, उसको एक्सेस करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन पर्टिकुलर डेटा में से मैं क्या कर रहा हूँ, सीएसई का व्यू बना के सीएसई डिपार्टमेंट को, आईटी का व्यू बना के आईटी डिपार्टमेंट को, मैकेनिकल का व्यू बना के मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यू बना के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट को हम दे सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर कोई नया स्टूडेंट भी अगर इनरोल करता है आगे चल के, और मुझे क्या करना है कि वो डेटा डिपार्टमेंट में भेजना है कि ये पर्टिकुलर डेटा इंसर्ट हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मतलब अगर वो सीएसई डिपार्टमेंट वाला अगर अपने व्यू में देखेगा तो पर्टिकुलर डेटा उसमें ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डेटा जब भी मैं व्यू कर रहा हूं, ये डेटा कहां से ला रहा है, ये डेटा इन बेस टेबल से ही ला रहा है। क्लियर है। तो ये जो पर्टिकुलर व्यू हम लिख रहे हैं, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एस, और एस करके मैं क्वेरी लिख रहा हूं। ठीक है, तो जब भी मैं व्यू को रिट्रीव करता हूं, जब मैं सेलेक्ट क्वेरी लगाता हूं उस पर्टिकुलर व्यू में, तो हमेशा क्या करता है, वो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। और इस क्वेरी के आगे भी हम क्या कर सकते हैं, वेयर कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएसई। अब इसमें और कंडीशन डाल सकते हैं कि वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। तो सिर्फ और सिर्फ
जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं वही रोज में मुझे क्या होगी, डिस्प्ले होगी। जिनके मार्क्स लेस देन 50 या इक्वल टू 50 है वो मेरी रो डिस्प्ले नहीं होगी। क्लियर? तो जैसे मैं टेबल को एक्सेस कर रहा हूं वैसे ही मैं व्यू को भी एक्सेस कर रहा हूं। जैसे मैं डेटा इंसर्ट करता हूं टेबल से वैसे ही डेटा मैं व्यू के थ्रू भी इंसर्ट कर सकता हूं। जैसे ही मैं डेटा अपडेट करता हूं वैसे ही मैं अपडेट व्यू में भी कर सकता हूं। मतलब जो ऑपरेशन मैं टेबल में कर सकता हूं वो सेम ऑपरेशन मेरा व्यू में भी हो सकता है। बट व्यू डज नॉट कंटेन एनी डेटा, व्यू ओनली स्टोर्स अ क्वेरी। व्यू में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेरी स्टोर्ड है। जब भी मैं व्यू को करता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम, वो पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। उस क्वेरी का आउटपुट क्या होता है इसमें आता है। क्लियर है? तो अब ये जो सिंटैक्स में हमने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस, तो और रिप्लेस कब काम आएगा, जब व्यू पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है व्यू पहले से क्रिएटेड है। अगर मैं फिर से लिखता हूँ क्रिएट व्यू और व्यू नेम देता हूं मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर CSE एस सेलेक्ट, लेट सपोज मुझे कुछ कॉलम ही चाहिए, मुझे रोल नंबर और नेम ही चाहिए, बाकी डिटेल मुझे नहीं चाहिए। किससे? स्टूडेंट टेबल से। वेयर ब्रांच इज इक्वल टू CSE। तो ये क्वेरी क्या हो गई मेरी, ये क्वेरी मेरी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने व्यू पहले से क्रिएट कर रखा है। अब मुझे अगर इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट और रिप्लेस, या फिर मैं डायरेक्टली लिखूं रिप्लेस। अच्छा, मुझे दोनों लिखना पड़ेगा, क्रिएट और रिप्लेस। तो ये क्या हो रहा है कि अब उस पर्टिकुलर व्यू को उसने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। क्लियर है? क्रिएट और रिप्लेस मतलब व्यू अगर पहले से क्रिएटेड है तो रिप्लेस करना है, अगर व्यू पहले से क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट करना है। क्लियर है? तो क्रिएट और रिप्लेस का मतलब यह है कि क्रिएट अगर पहले टाइम हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्रिएट लिखना चाहेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम भी अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट और रिप्लेस लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड टाइम अगर हम उस क्वेरी उस पर्टिकुलर व्यू को अगर मैं मॉडिफाई कर रहा हूं कि उसमें कुछ कॉलम ही चाहिए, मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, तो मुझे लिखना पड़ेगा क्रिएट और रिप्लेस, दोनों लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑप्शन है फोर्स ऑब्लिक नो फोर्स। ठीक है, तो फोर्स ऑब्लिक नो फोर्स का मतलब ये है कि अभी जो मैंने व्यू क्रिएट किया है वो व्यू क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बेस टेबल मेरी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये बेस टेबल मेरी एग्जिस्ट कर रही है तो व्यू क्रिएट हो रहा है। अब ये बेस टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये क्वेरी क्या होगी, एरर शो करेगी, क्योंकि ऐसा कोई टेबल मेरे पास नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि वो टेबल मेरे पास नहीं है तो भी मैं व्यू क्रिएट करके रख रहा हूं। ठीक है, जब मेरी वो टेबल क्रिएट हो जाएगी, जब उसमें डेटा आ जाएगा, तब मैं उसको क्या करूंगा, व्यू करूंगा। तब उस केस में क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फोर्स। ठीक है, फोर्स करूंगा मतलब डेटाबेस क्या करेगा, उस व्यू को पहले से क्रिएट करके रख लेगा, लेकिन उसको आप क्वेरी तब तक नहीं कर सकते जब तक कि बेस टेबल क्रिएटेड ना हो। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं इसी क्वेरी में स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट लिख देता हूं, टी हटा देता हूं, तो ये क्वेरी देखिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब ये क्वेरी मेरी रन नहीं करी, क्योंकि ऐसा टेबल और व्यू एग्जिस्ट मेरा नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं क्रिएट और रिप्लेस फोर्स। ठीक है, फोर्स, और फिर लिखता हूं व्यू, व्यू नेम, और व्यू नेम में चेंज कर देता हूं CS कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है व्यू क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर्स। कंपाइलेशन एरर क्यों? क्योंकि ऐसी स्टूडेंट के नाम से ऐसी कोई टेबल मेरे पास नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर CS कर भी दूं तो भी ये क्वेरी मेरी एग्जिस्ट नहीं करेगी, एग्जीक्यूट नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा टेबल मेरे पास अभी भी नहीं है जो इस पर्टिकुलर व्यू में स्टोर्ड है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूं कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मैंने क्या किया, उसकी जस्ट एक रिप्लिका बना डाली स्टूडेंट के नाम से। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर व्यू को अगर मैं व्यू करता हूं तो ये मेरा आउटपुट डिस्प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि अब मेरी बेस टेबल क्रिएट हो चुकी है। क्लियर है? सो बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो रहता है नो फोर्स, मतलब फोर्स नहीं करना है डेटाबेस को कि वो पर्टिकुलर व्यू को वो क्रिएट करे। ठीक है, अब आप चाहें कि ये पर्टिकुलर व्यूज के जो कॉलम नेम्स है वो भी चेंज करना चाहें तो आप कॉलम नेम्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, क्रिएट व्यू, व्यू नेम देके और व्यू नेम देके, और मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया है, क्वेरी मैंने लिख दी है, और क्वेरी में जो भी कॉलम नेम आ रहा है वही कॉलम नेम मेरा क्या हो रहा है, व्यू में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहूं कि मैं व्यू का चेंज करूं,
मैं एक और व्यू क्रिएट करता हूँ, क्रिएट और रिप्लेस व्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर सी, और स्टूडेंट के ही मैं क्या कर रहा हूँ उसमें क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्रिएट और रिप्लेस व्यू, और व्यू के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में कॉलम नेम्स देने पड़ेंगे। अगर मैं कॉलम को मैं चेंज कर रहा हूँ तो रोल नंबर एसएन करके मैंने क्या किया है, दो पर्टिकुलर कॉलम नेम दिए हैं। तो देखिए कॉलम नेम कहाँ देना है, व्यू के जस्ट पहले देना है। मैंने क्या किया है, व्यू के पहले लिख रहा हूँ तो वो गलत हो रहा है। मुझे क्या करना है, क्रिएट और रिप्लेस, और मुझे क्या करना है, आरएन और एसएन पहले देना चाहिए। ठीक है, और फिर मुझे लिखना है व्यू, व्यू नेम, और फिर मुझे देना है जो भी क्वेरी देंगे। तो क्वेरी मैंने दी है रोल नंबर एस नेम, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रोल नंबर एस नेम की जगह आरएन और एसएन हो जाएगा। कंस्ट्रेंट्स पूरे वही रहेंगे। ये शायद बाद में ही रहेगा, मेरा शायद सिंटैक्स गलत लिखा है अंदर ना। इनवैलिड व्यू नेम, क्रिएट और रिप्लेस, और उसके बाद ही है आपका कॉलम लिस्ट ना, तो कॉमा करके ही तो दिया है मैंने। देखते हैं, मिसिंग और इनवैलिड ऑप्शन। एक मिनट, ये यहां से हटा के व्यू नेम के बाद लिखना है हमें। हाँ, तो अब अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर सी, तो देखिए इंस्टेड ऑफ रोल नंबर एंड एसएन ये क्या आ रहा है, आरएन एंड एसएन आ रहा है। ठीक है, तो व्यू नेम के बाद आपको क्या करना है, कॉलम ऑर्डर देना है। तो यहाँ पे मैंने शायद आप लोगों को जो दिया है वो व्यू नेम के पहले दे दिया है, ये कॉलम लिस्ट यहाँ आप ऐड करेंगे ना। ठीक है, ये सिंटैक्स गलत है, ये सिंटैक्स में मैंने जो लिखा है वो गलत है। वो आर एन एस एन जो जो कॉलम ऑर्डर है या कॉलम नेम्स जो हमें नए डिफाइन करने हैं वो व्यू नेम के बाद लिखने हैं। क्लियर है, अब ये मैंने व्यूज क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कुछ ऑप्शंस। तो व्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका रीड ओनली व्यू, एक होता है आपका अपडेटेबल व्यू। ठीक है, रीड ओनली व्यू इज नोन एज नॉन अपडेटेबल व्यू, मतलब जिसमें मैं व्यू के थ्रू अपडेट नहीं कर सकता। क्लियर है, तो व्यू के थ्रू अपडेट नहीं कर सकता इसका मतलब है कि मैं व्यू क्रिएट कर सकता हूं लेकिन व्यू के थ्रू मैं डेटा इंसर्ट नहीं कर सकता, डेटा अपडेट नहीं कर सकता, डेटा डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने अगर एक व्यू क्रिएट किया हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और मैंने लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएसई, एक व्यू क्रिएट किया था हमने। तो इस व्यू में रोल नंबर और स्टूडेंट नेम है मेरे पास। ठीक है, अब मैं चाहूं कि व्यू से मैं डेटा डिलीट कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएसई वेयर, और वेयर लिख रहा हूं मैं रोल नंबर दैट इज इक्वल टू 2। तो ये डेटा मेरा क्या कर रहा है, डिलीट कर दे रहा है। डिलीट करेगा इसका मतलब है कि व्यू में भी डेटा नहीं है और बेस टेबल में भी वो डेटा क्या हो गया, ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, ये डेटा जो है बेस टेबल से भी डिलीट हो चुका है। इस व्यू को हम बोलते हैं अपडेटेबल व्यू, मतलब मैं व्यू के थ्रू भी डेटा इंसर्ट कर सकता हूं, मैं डेटा डिलीट कर सकता हूं, मैं डेटा अपडेट कर सकता हूं थ्रू व्यूज। ठीक है, और अगर मुझे ये चीजें व्यूज में नहीं अलाउ करनी है कि व्यू को सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट अलाउ करना है, व्यू में मुझे ये इंसर्शन डिलीशन अपडेशन अलाउ नहीं करना है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं विथ रीड ओनली। ठीक है, तो विथ रीड ओनली अगर मैं क्रिएट करता हूं दैट मीन्स, हटा ही देते हैं पूरा, क्रिएट और रिप्लेस व्यू नेम, व्यू नेम मेरा क्या था, स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएसई एज सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच इज इक्वल टू सीएसई। ये मेरा व्यू था। इसके आगे मैं लिख देता हूं विथ रीड ओनली। ठीक है, तो विथ रीड ओनली में अगेन यहाँ पर, अच्छा व्यू लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पर, तो व्यू तो मेरा क्रिएट हो गया है।
व्यू को मैं व्यू भी कर पा रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएससी से मैं डेटा व्यू भी कर पा रहा हूँ, इसमें सिर्फ एक ही डेटा आ रहा है, जो सीएससी का स्टूडेंट एक ही मिल रहा है मुझे। अब इस स्टूडेंट को मैं अगर यहाँ डिलीट करना चाहूँ किससे, व्यू के थ्रू, तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, कैन नॉट परफॉर्म अ डीएमएल ऑपरेशन ऑन ए रीड ओनली व्यू, मतलब रीड ओनली व्यू में मैं अपडेट परफॉर्म नहीं कर सकता। अपडेट नहीं कर सकता मतलब ना तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, ना तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, ना तो मैं अपडेट कर सकता हूँ। तीनों ऑपरेशन में परफॉर्म नहीं कर सकता थ्रू व्यू। मैं सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ व्यू कर सकता हूँ व्यू के डेटा क्या है, बाकी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्लियर है? अब कुछ व्यूज ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली रीड ओनली हो जाते हैं। ठीक है, तो उन व्यूज को हम बोलते हैं नॉन अपडेटेबल व्यू। ठीक है, तो वो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, व्यू में कोई ना कोई ज्वाइन यूज करूं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका रीड ओनली हो जाएगा। आप रीड ओनली लिखो या ना लिखो, वो ऑटोमेटिकली आपका नॉन अपडेटेबल व्यू है, मतलब मैं उसको अपडेट परफॉर्म नहीं कर सकता। दूसरा, अगर मैंने कोई ग्रुप बाय कंडीशन लगाई है, ठीक है, मतलब मैंने ग्रुपिंग का डेटा निकाला है, तो उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, अपडेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं यहां पर सपोज लिखता हूं कि क्रिएट व्यू नेम लिखता हूं मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर CAC underscore count as select count of star from student where branch is equals to CAC। मस्ट नेम, अच्छा इसको नेम देना पड़ेगा, इसको देते हैं एस, लेट सपोज मुझे लिखता हूं टोटल, मतलब कितने टोटल स्टूडेंट मेरे अभी तक क्या हुए हैं, एनरोल हुए हैं CAC ब्रांच में। ठीक है, अब अगर मैं इस व्यू को व्यू कर रहा हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर CAC अंडरस्कोर काउंट, तो ये दिखा रहा है कि अभी एक ही स्टूडेंट एनरोल है। ठीक है, अब जैसे जैसे स्टूडेंट टेबल में मैं CAC के रोज को मैं इंसर्ट करते जाऊंगा तो ये काउंट इंक्रीज होते जाएगा, और इस व्यू को अगर मैं मतलब व्यू करता हूं तो ये क्या करेगा, उतना काउंट बताएगा कि कितने स्टूडेंट्स उसमें एनरोल्ड हैं। क्लियर है? लेकिन इस पर्टिकुलर वन को मैं अपडेट तो परफॉर्म नहीं कर सकता ना, कि अपडेट ऐसा तो नहीं सकता कि अपडेट टेबल नेम मींस अपडेट व्यू नेम सेट टोटल दैट इज इक्वल्स टू लेट सपोज 10 वेयर, और वेयर कंडीशन ना देके मैं डायरेक्टली ऐसा भी देता हूं कि सारे के सारे डेटा मुझे चेंज करने, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर व्यू में ये डेटा, ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है वो इलीगल है। क्यों? क्योंकि मैं काउंट की वैल्यू जो डिराइव होके आ रही है उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूं, तो वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर व्यू इज एन रीड ओनली व्यू। ठीक है, सो ज्वाइन यूज कर रहा हूं अगर मैं ग्रुप बाय यूज कर रहा हूं, ऐसे जो भी कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को मैं क्या कर सकता हूं, मैं इनको मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ये ऑटोमेटिकली मेरे क्या हो जाएंगे, रीड ओनली व्यू हो जाएंगे। अगर मैं रीड ओनली ऑप्शन नहीं भी लगाता हूं तो भी ये मेरे रीड ओनली ही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं वापस अपने एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में हम देख रहे थे, हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, ठीक है, एक हमारे पास व्यू है जिसका नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर CAC। ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं, क्रिएट और रिप्लेस, और व्यू नेम देते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर CAC एस select all the data from student where branch is equals to CAC। क्लियर है? मतलब अब मेरे पास ये जो व्यू में जो डेटा मिल रहा है वो पूरा डेटा मिल रहा है। ठीक है, 3 mon 7 CAC 55 123 मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस व्यू के थ्रू मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं इंसर्ट इनटू व्यू नेम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर CAC, और फिर मैं देता हूं वैल्यूज, और वैल्यू सेट देता हूं 1 राम
3 CSE 40 121, ये डेटा मेरा इंसर्ट हो गया। ठीक है, मैं कमिट कर देता हूं इसको। अब ये डेटा अगर मैं देखूं तो मेरे व्यू में है। ठीक है, 1 RAM 3 CSE 40 121 व्यू में है। और अगर मैं देखूं तो ये मेरे टेबल में भी आपका इंसर्ट हो गया। मतलब मैं व्यू के थ्रू डेटा इंसर्ट कर रहा हूं, किसमें? अंडरलाइन बेस टेबल में। जो जिस बेस टेबल में मैंने व्यू क्रिएट किया है, उस व्यू के थ्रू मैं क्या कर रहा हूं? उस बेस टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहा हूं। क्लियर है? तो ये मेरा क्या है? ये मेरा अपडेटेबल व्यू है, इसलिए कर पा रहा हूं। अगर ये रीड ओनली होता तो मैं नहीं कर पाता। क्लियर है? अब एक और चीज देखते हैं इसमें। अगर मैं इंसर्ट करता हूं फिर से और क्वेरी में लिखता हूं रोल नंबर 2, डेटा लिखता हूं मैं यहां पर श्याम, 3 CSE 40 121, तो ये डेटा तब भी इंसर्ट कर लेगा। ठीक है, कमिट कर देते हैं इसको भी। ठीक है, अगर हम फिर से देखें डेटा, तो डेटा मेरा ये भी आपका आ गया है, टेबल में भी और व्यू में भी। क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं फिर से डेटा इंसर्ट कर रहा हूं और मैं डेटा डाल रहा हूं, लेट्स सपोज 7 दिनेश 3, और लेट्स सपोज ब्रांच जो है वो है IT। ठीक है, तो ये डेटा इंसर्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये डेटा इंसर्ट करेगा कि नहीं करेगा? नो सर। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्कोर CSE का स्टूडेंट करता हूं तो ये डेटा तो इंसर्ट हो जाएगा टेबल में। अगर मैं व्यू के थ्रू डेटा इंसर्ट कर रहा हूं तो भी ये डेटा इंसर्ट हो जा रहा है, लेकिन ये डेटा उस व्यू में नहीं दिख रहा है। कौन से व्यू में? जो व्यू आपने, जिस व्यू के थ्रू आपने इंसर्ट किया है, उसमें ये डेटा नहीं दिख रहा है ना। 7 दिनेश 3 IT नहीं दिख रहा है, लेकिन टेबल में डेटा चला गया। क्लियर है? देखिए 7 दिनेश 3 IT 40 121 डेटा मेरा चला गया। सो दिस इज अगेन इलीगल, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर डेटा सेट, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डेटाबेस आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर यूजर को दिया कि आप सिर्फ इन डेटा को ही एक्सेस करें, इन्हीं डेटा को मॉडिफाई करें। लेकिन उस पर्टिकुलर चीज से मैं क्या कर रहा हूं? बाकी डेटा को ही मॉडिफाई कर रहा हूं। मतलब अब इस केस में अगर कोई IT का व्यू होता, मतलब एक व्यू क्रिएट होता कि क्रिएट व्यू नेम इज स्टूडेंट अंडरस्कोर IT एस select star from table name where branch is equals to IT, तो इस पर्टिकुलर व्यू में ये डेटा चला जाता। देखिए 7 दिनेश 3 IT 40 121 में क्या हो गया? मैंने इंसर्ट किया था CSE से, लेकिन चला गया डेटा वो IT में। CSE में तो वो डेटा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि व्यू डज नॉट स्टोर एनी डेटा। क्लियर है? अब ये डेटा इसमें चला गया। सो दिस इज अगेन एन इलीगल ऑपरेशन। तो मुझे ये भी क्या करना है? कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है कि आपको मैं अपडेट करने दे रहा हूं, लेकिन अपडेट आप अपने ही डेटा को कीजिए, आप दूसरे डेटा को अपडेट मत कीजिए। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको बोलता हूं कि आप ऐसे ही डेटा अपडेट कीजिए जो आप व्यू कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे डेटा आप अपडेट नहीं कर सकते जिनको आप व्यू नहीं कर सकते। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा क्रिएट और रिप्लेस, मैं चेंज कर रहा हूं अपने व्यू को, CSE को, वेयर ब्रांच इज इक्वल टू CSE, और यहां पे लिखता हूं विथ चेक ऑप्शन। सो विथ चेक ऑप्शन इसका मतलब है कि बिफोर अपडेटिंग द व्यू ये क्या करेगा? चेक करेगा कि जो भी अपडेट मैं परफॉर्म कर रहा हूं थ्रू द व्यू, वो उस व्यू से मैं चेक कर पा रहा हूं कि वो अपडेट हुआ है कि नहीं। अगर वो नहीं कर पा रहा हूं तो वो क्या करेगा? आपको इंसर्ट करने नहीं देगा, डिलीट करने भी नहीं देगा, अपडेट करने भी नहीं देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं यहां पर इंसर्ट करता हूं और रोल नंबर में क्या करता हूं? 8 देता हूं, ब्रांच अगर मैं देता हूं सपोज CSE, नेम सपोज मैं देता हूं सुमित, तो ये डेटा इंसर्ट कर लेगा क्योंकि ये CSE का डेटा है, ये इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं रोल नंबर 9 को इंसर्ट करता हूं, यहां पे देता हूं मैं सौरभ, और यहां ब्रांच देता हूं मैं IT,
तो ये इंसर्ट नहीं करेगा। क्लियर है? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस आईटी वाले जो पर्टिकुलर वैल्यूज को ये व्यू नहीं कर सकता। अगर आप देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएसई में, वो सुमित वाली रिकॉर्ड तो चला गया, ठीक है, लेकिन सौरभ वाला रिकॉर्ड तो गया ही नहीं, एरर आ गया था। टेबल में भी अगर आप देखें तो सुमित ही स्टोर होगा, आपका जो सौरभ वाला रिकॉर्ड है वो स्टोर हुआ ही नहीं। क्लियर है? दैट मीन्स आई कैन अपडेट अ व्यू, और अपडेट में भी मैं रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूं कि मैं किस चीजों को अपडेट कर रहा हूं, किस चीजों को अपडेट मैं नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्यू, और ये व्यू एग्जाम में आता है। तो व्यू आता है तो व्यू की डेफिनेशंस वगैरह आप लिख सकते हैं। व्हाट इज व्यू? व्यू इज एन वर्चुअल टेबल, द कंटेंट ऑफ व्यू इज डिफाइंड बाय द क्वेरी, मतलब ये एसक्यूएल क्वेरी को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं? तो पहला है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे है कि ईच यूजर कैन बी गिवन परमिशन टू एक्सेस द डेटाबेस ओनली थ्रू अ स्मॉल सेट ऑफ व्यूज दैट कंटेन द स्पेसिफिक डेटा दैट द यूजर इज ऑथराइज्ड टू सी। मतलब मैं स्टूडेंट टेबल की पूरी टेबल नहीं दे रहा हूं आपको, मैं क्या कर रहा हूं, उसका एक पार्ट बना के दे रहा हूं, एक व्यू क्रिएट कर रहा हूं, और उस व्यू के एक्सेस को मैं क्या कर रहा हूं, आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि इसमें आप सिलेक्शन, इंसर्शन, डिलीशन जो करना है कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि आप अपने डेटा को ही एक्सेस करो, बाकी डेटा को एक्सेस नहीं करने दे रहा हूं। एक सिक्योरिटी मिल गई। दूसरा है क्वेरी सिंप्लिसिटी। सो अ व्यू कैन ड्रॉ डेटा फ्रॉम सेवरल डिफरेंट टेबल्स एंड प्रेजेंट इट द यूजर एज एन सिंगल टेबल। मतलब मैं चाहूं तो एक ऐसा व्यू क्रिएट कर सकता हूं, क्रिएट व्यू, और व्यू नेम देता हूं सपोज मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर प्रोज एज सेलेक्ट, और यहां मैं देता हूं स्टूडेंट नेम कॉमा प्रोजेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट। यहां देखा रहा है मिसिंग कीवर्ड, स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट। हाँ, अभी स्पेलिंग गलत दिखा रहा है, सॉरी। व्यू क्रिएट हो गया। व्यू क्रिएट हो गया मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कंप्लीट क्वेरी थी, इतनी जो मैंने भारी बार कम क्वेरी, अभी तो मैंने सिंपल ही क्वेरी लिखी है, लेकिन आप चाहें तो इसको बहुत बड़ी क्वेरी कर सकते हैं। मैंने नेचुरल ज्वाइन से किया, आप इक्यू ज्वाइन करके या लेफ्ट आउटर ज्वाइन करके या 2-3 टेबल ज्वाइन करके भी आप कर सकते हैं, बड़ी क्वेरी लिख सकते हैं। अब इस क्वेरी को मैंने क्या किया, एक टेबल के फॉर्म में कर दिया है। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। तो ये मुझे क्या कर रहा है, स्टूडेंट नेम अलॉन्ग विद देयर प्रोजेक्ट नेम्स क्या कर रहा है, निकाल के बता रहा है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है। ठीक है। तो क्वेरी क्या हो गई हमारी, सिंप्लिसिटी हो गई, एकदम सिंपल क्वेरी में आ गया कि हम एक ही टेबल से डेटा निकाल रहे हैं, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी भी है। दैट मींस व्यूज कैन गिव अ यूजर अ पर्सनलाइज्ड व्यू ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है। अब डेटाबेस स्ट्रक्चर में दो अलग अलग टेबल है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उसको एक टेबल की तरह ट्रीट करके क्या कर रहा हूं, उसको बता रहा हूं। मतलब स्ट्रक्चर सिंप्लिसिटी हो गई। इंसुलेशन फ्रॉम चेंज, मतलब अ व्यू कैन प्रेजेंट अ कंसिस्टेंट अनचेंज इमेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इवन इफ द अंडरलाइन सोर्स टेबल्स आर स्प्लिट, रिस्ट्रक्चर्ड एंड रीनेम्ड। मतलब जो मेरी बेस टेबल्स थी उनको अगर मैं स्प्लिट करता हूं, उसको रिस्ट्रक्चर करता हूं, उसको रीनेम करता हूं, कुछ भी करूं, लेकिन मेरा व्यू जो है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पहले भी उस पर्टिकुलर व्यू से ही डेटा लेना था, अभी मैं उस व्यू से ही डेटा लूंगा। ठीक है। डेटा मेरा उस बेस टेबल से ही आएगा, और बेस टेबल को मैं रीनेम करूं, रिस्ट्रक्चर करूं, स्प्लिट करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज डेटा इंटीग्रिटी। सो इफ डेटा इज एक्सेस्ड एंड एंटर्ड थ्रू अ व्यू, the database management system can automatically check the data to ensure that it meets specified integrity constraints। तो इसमें कौन सा integrity constraints मेरा मीट हो रहा है, इसमें ये मीट हो रहा है कि जो पर्टिकुलर डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूं वो पर्टिकुलर डोमेन में है कि नहीं, वो मीट हो ही रहा है मेरा। सेकेंडली, उसमें जो पर्टिकुलर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, वो अभी भी मीट हो रहे हैं। एडिशनल जो डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मुझे मिल रहा है कि मैं सिर्फ अपना ही डेटा इंसर्ट कर सकता हूं। मैं सीएससी का व्यू रखा हूं तो मैं सीएससी के डेटा को ही अपडेट
कर सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ, बाकी डेटा मैं नहीं कर सकता। एक और कंस्ट्रेंट मैंने क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया। मैं डेटा को ही जो मैं व्यू कर पा रहा हूँ उनको, अब कुछ ड्रॉबैक्स भी आ जाते हैं। सो ड्रॉबैक्स ऑफ व्यू में पहला आ जाता है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस मतलब आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड ज्वाइन का एक व्यू क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर एक मैंने ज्वाइन किया है, इसका मैंने एक व्यू क्रिएट किया है, ठीक है। अब मैं हम बार बार लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्यू नेम। तो ये हमेशा क्या कर रहा है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा है, उस एग्जीक्यूट को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट करके डेटा ला रहा है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा कि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है वो उतना क्वेरी कॉस्ट तो मुझे हर बार लगेगी ही लगेगी। तो परफॉर्मेंस मेरा क्या रहेगा, थोड़ा सा डिग्रेड रहेगा। अब मैंने सिंप्लीफाई तो कर दिया कि मैं एक सिंपल नेम से क्या कर सकता हूं, उनको मैं एक्सेस कर पा रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो पर्टिकुलर क्वेरी तो मेरी एग्जीक्यूट होगी ही, ठीक है। अब इसमें अगर मान के चलो कि इस स्टूडेंट में मेरे पास सपोज 1000 रिकॉर्ड्स हैं, इन प्रोजेक्ट में मेरे पास सपोज 23 प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन दोनों को पहले क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करेगा, फिर उसमें से डेटा सेलेक्ट करेगा, और डेटा जो भी सेलेक्ट होंगे वही डेटा मेरे को यहाँ पे प्रोजेक्ट करने हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट है, ये कॉस्ट तो लगनी ही है हर बार, ठीक है। तो परफॉर्मेंस इश्यू थोड़े बहुत आएंगे ही आएंगे। सेकंड वन इज अपडेट रिस्ट्रिक्शंस। अपडेट रिस्ट्रिक्शंस मींस अगेन, अगर मैं कोई व्यू क्रिएट कर रहा हूं जिसमें कोई ज्वाइंस लगे हुए हैं, तो उसमें तो अपडेट में परफॉर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नॉन अपडेटेबल व्यू बन जाता है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट व्यू। अब व्यूज का यहाँ पूरा मैंने यहाँ पर डेफिनेशन और जो भी पर्टिकुलर एग्जांपल्स के साथ मैंने सब समझा दिया है आपको, मैंने रन करके भी दिखा दिया है। किसी कोई कहीं पे भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, एनी डाउट। तो देखिए ये रिस्ट्रिक्शन जो मैंने बताया था कि अगर ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं, ज्वाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई ग्रुप फंक्शन यूज कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज कर रहे हैं, ये चारों केस में मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये रीड ओनली व्यू बन जाएगा ना। अगर मैं रीड ओनली नहीं भी लिखूं तो भी ये रीड ओनली व्यू ही है, ठीक है। तो रीड ओनली व्यू के लिए ये चार कंडीशन है कि क्वेरी कैन कंटेन ग्रुप फंक्शन, query can contain distinct clause, query contains group by clause, query contains any kind of join। अगर ऐसा कुछ भी यूज कर रहा है तो वो पर्टिकुलर व्यू मेरा क्या हो जाएगा, नॉन अपडेटेबल व्यू हो जाएगा। सो एनी डाउट फ्रॉम व्यू, एनी डाउट? आवाज आ रही है? यस सर। अब एक चीज और आप लोगों को पढ़ानी थी मुझे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो एक मैंने स्क्रिप्ट बना के रखी है, हमने ज्वाइन पढ़े थे। ज्वाइन सब अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था तो एक ही टेबल को ज्वाइन करके देख रहे थे हम लोग, है ना। एक टेबल को ज्वाइन मतलब सॉरी, दो टेबल को ज्वाइन करके देख रहे थे हम लोग, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि मल्टीपल टेबल्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब मेरे पास अगर 3 टेबल है, ठीक है, 3 टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है, एक टीचर टेबल है और एक टीचर्स टेबल है, जो मेरी रिलेशनशिप की टेबल है, ठीक है। मतलब मेरे पास जो रिलेशनशिप है वो क्या है कि टीचर टीचर्स स्टूडेंट, मैनी टू मैनी, ठीक है। तो मैनी टू मैनी में हमेशा हम क्या करते हैं, इस रिलेशन की भी मतलब रिलेशनशिप की भी क्या होती है, टेबल क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक इंस्टेंस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। पहले मैंने एक टेबल स्टूडेंट की क्रिएट की जिसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर मेरा प्राइमरी की है, ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं 1 2 6। टीचर टेबल है जिसमें टीचर आईडी है, टीचर नेम है, ठीक है। तो ये टीचर आईडी और टीचर नेम के मैंने क्या किया, रिकॉर्ड रखे हैं। टीचर आईडी को बना दिया प्राइमरी की, ठीक है। उसके बाद एक टीचर्स टेबल है जिसमें कौन सा पर्टिकुलर टीचर कौन से पर्टिकुलर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट में उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं, वो पर्टिकुलर चीजें मैंने मेंटेन की हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा टीचर आईडी, ये हो जाएगा रोल नंबर और ये हो जाएगा मार्क्स, ठीक है। इसको पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस को हम क्या करते हैं, पहले क्रिएट करते हैं अपने रिलेशन। तो जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट है आपकी, स्क्रिप्ट के अंदर join3 के नाम से,
ठीक है, तो ज्वाइन 3 करके मैंने लिख दिया। अब मेरे पास 3 टेबल आ गई हैं। पहली टेबल जो है वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये मेरी स्टूडेंट टेबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, ये मेरी टीचर टेबल है। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, ये मेरी टीचर्स टेबल है। क्लियर है? अब मुझे ये इंफॉर्मेशन पता करनी है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से टीचर से पढ़ रहा है और उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं उस पर्टिकुलर टीचर से। ठीक है, तो मुझे तीनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे पहली क्वेरी में लिख सकता हूं सेलेक्ट, मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम, मुझे चाहिए टीचर नेम और मुझे चाहिए मार्क्स फ्रॉम। अब स्टूडेंट नेम मुझे कहां से मिलेगा? स्टूडेंट टेबल से। टीचर नेम मुझे मिलेगा टीचर टेबल से और मार्क्स मिलेंगे मुझे कि टीचर्स टेबल से। तो मुझे 3 टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा स्टूडेंट, टीचर्स, टीचर। वेयर करके मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कंडीशन डिफाइन कर रहा हूं इक्विज्वाइन की। स्टूडेंट डॉट रोल नंबर दैट इज इक्वल टू टीचर्स डॉट रोल नंबर। ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट के रोल नंबर हैं वो रोल नंबर मैं किससे मैच कर रहा हूं? मैं टीचर्स के रोल नंबर से मैच कर रहा हूं। ठीक है, फिर मैं क्या लिख रहा हूं? एंड टीचर डॉट टीचर आईडी दैट इज इक्वल टू टीचर्स डॉट टीचर आईडी। ठीक है, मतलब जो टीचर की जो टीचर आईडी है वो मेरी टीचर्स की टीचर्स की भी टीआईडी जो है वो दोनों सेम होनी चाहिए। एंड कंडीशन लगा रहा हूं, और सॉरी एंड कंडीशन लगाने की नीड नहीं मुझे, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करके उनकी मार्क्स वैल्यू निकालनी थी। तो ये 2 कंडीशन के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि कौन सा स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ रहा है, उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो यहाँ हम देखें, पिंकी एक यूजर है, पिंकी की जो रोल नंबर है, पिंकी का रोल नंबर जो है वो 6 है। 6 को हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं 6। ठीक है, 6 जो है वो 2 बार स्टोर्ड है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रोल नंबर 6 को 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक तो पढ़ा रहा है 1001, एक पढ़ा रहा है 1003। 1001 कौन है? दिनेश है। 1003 जो है वो कौन है? चैताली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पिंकी के सामने दिनेश भी आ रहा है, पिंकी के सामने चैताली भी आ रहा है। ठीक है, अब दिनेश ने कितने मार्क्स दिए हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पर, और चैताली ने कितने मार्क्स दिए हैं वो ये मिलेंगे यहाँ पर। दिनेश ने मार्क्स दिए 40, चैताली ने मार्क्स दिए 60। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ मेंटेन हो रही है। तो ये मैंने ओल्ड सिंटेक्स लिखा है अभी। ठीक है, ओल्ड सिंटेक्स मींस मैंने क्रॉस ज्वाइन का सिंटेक्स लिखा है और वेयर करके मैंने क्या किया है, उस ज्वाइन का सिंटेक्स लिखा है। अब कहीं कहीं पे आपको जो है इनर ज्वाइन का सिंटेक्स पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको क्या लिखना है? सेलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉमा टीचर नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इनर ज्वाइन, या आप डायरेक्टली ज्वाइन लिख सकते हैं। टीचर्स, और टीचर्स करने के बाद पहले ऑन करके इन दोनों की उसकी कंडीशन देनी पड़ेगी। स्टूडेंट डॉट रोल नंबर दैट इज इक्वल टू टीचर्स डॉट रोल नंबर। क्लियर है? और फिर आप क्या लिखेंगे? इनर ज्वाइन, और इनर ज्वाइन करके टीचर लगाएंगे, और टीचर के बाद फिर से लगाएंगे ऑन, और ऑन करके आप फिर से लगाएंगे टीचर डॉट टीआईडी दैट इज इक्वल टू टीचर्स डॉट टीआईडी। क्लियर है? तो ये पर्टिकुलर इनर ज्वाइन 2 बार लगेगा। ठीक है, एक आया पहली टेबल, उसके साथ जो मिडिल टेबल है उसका ज्वाइन किया आपने, ज्वाइनिंग क्राइटेरिया बताया आपने, फिर इनर ज्वाइन लगाया और थर्ड टेबल ली और फिर से ज्वाइनिंग क्राइटेरिया आपने बताया इसमें। ठीक है, तो इसका भी आउटपुट जो है वो सेम आएगा। तो कुल मिला के बताना यह है कि जो 3 टेबल को अगर आपको ज्वाइन करना है तो इनर ज्वाइन आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब इस इनर ज्वाइन में भी इनर इज एन ऑप्शनल कीवर्ड, कहीं पे आपको डायरेक्टली ज्वाइन भी लिखता है तो भी आपको क्वेरी समझ में आ जानी चाहिए कि वो इनर ज्वाइन ही परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है? तो ये है ज्वाइनिंग 3 टेबल्स, कैसे ज्वाइन करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये मैंने ज्वाइन में छोड़ रखा था, आप लोगों को नहीं बताया था कि कैसे 3 टेबल को ज्वाइन करना है। 3 या 3 से ज्यादा टेबल भी ज्वाइन करनी है तो बार बार आपको ज्वाइन करके करना पड़ेगा। क्लियर है?
अब किसी को डाउट अभी तक में? एनी डाउट? एनी डाउट?